हमारे समाज के अंदर नए विचारों को जानने, सुनने, समझने और जीवन में उतारने की एक आकांक्षा पैदा हुई है। लेकिन आपने बहुत सारे विचार सुने, मैं भी उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले उन प्रतिभाओं को बधाई देता हूं जिनको यहां पर सम्मानित किया गया है। ये आपकी सफलताओं की शुरुआत है, अभी आपको बहुत आगे जाना है। क्योंकि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं आपको कुछ सामाजिक उद्बोधन, जिससे ये प्रतिभाएं और आगे जाएं, उस दिशा में कुछ बात करूं और कुछ समाज नीति की बात करूं। मित्रों, जिन लोगों को यहां पे सम्मानित किया गया है, उससे निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिलती है कि देखिए, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो हमको सम्मानित किया जाएगा। इस लिहाज से इस तरह के कार्यक्रम निश्चित तौर पर एक सार्थक हस्तक्षेप करते हैं हमारे जीवन में, हमारे समाज में। जो सम्मानित हो चुके हैं, जिन्होंने कोई सफलता पाई है, उनसे कहना चाहता हूं कि अभी आपको रुकना नहीं है। आपके आगे बाधाएं बहुत आएंगी। जिन्होंने 10वीं 12वीं पास की है, उन्हें तो अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन जिनका किसी जॉब में सिलेक्शन हुआ है, उनको अपने काम के माध्यम से ये साबित करना है कि वो किसी से पीछे नहीं है। जब आप किसी ऐसे सामाजिक समुदाय से आते हो, ऐसी श्रेणी से आते हो जो एक विशेष श्रेणी है, तो हमेशा आपकी प्रतिभा पर सवाल उठाया जाएगा। आपको बाकी तबकों से अच्छा काम करना है। आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप जॉब के क्षेत्र में हैं, जो भी आप जीवन में करते हैं, उसमें आपको बाकी समाजों के विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से ज्यादा अच्छा करना है, ईमानदारी से काम करना है। और मुझे बड़ा गर्व है कि पूरे देश में आदिवासी प्रशासनिक अधिकारियों और आदिवासी कर्मचारियों को हमेशा ईमानदार और मेहनतकश माना जाता है। मुझे आशा है कि आप उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि, किसान पृष्ठभूमि या हिंदी माध्यम की पृष्ठभूमि की वजह से हीनता बोध आ जाता है। कई बार सोचते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। कोई अंग्रेजी की बाधा है, कभी लगता है कि दूसरे विद्यार्थी के पिताजी तो बहुत बड़े ऑफिसर है, मैं तो किसान का बेटा हूं, या मुझे कम आता है। इस हीनता बोध को यहीं अपने घर छोड़ करके जाइए। जो आपकी पृष्ठभूमि है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। आपकी पृष्ठभूमि संघर्ष की, मेहनत की और ईमानदारी की पृष्ठभूमि है। और जिसकी पृष्ठभूमि संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी की होगी, उसको दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैंने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, दुनिया के और बाहर के विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ाया है, और मैंने यही पाया है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, खुद पर भरोसा रखेंगे, मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर आपको ना कोई व्रत पूजा पाठ करने की आवश्यकता है, ना किसी के तरफ आश्रित होकर के देखने की आवश्यकता है। आप में स्वयं में काबिलियत है, उस काबिलियत को पहचानिए, अपनी पृष्ठभूमि को अपनी मजबूती बनाइए और आगे बढ़िए। पूरा आसमान आपके लिए खुला हुआ है, खास तौर पर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां अभी शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आ रही हैं, नौकरी के क्षेत्र में आ रही है। तो आपको जो पुरुष है उनको सहयोग करना है कि पुरुष जो भी घर में स्त्रियां हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, उसको बराबर की शिक्षा दिलाएं। और लड़कियों को सोचना है कि हम किसी मायने में कम नहीं हैं। जो भी गरीब है, हाशिए का है, उन सब के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के मंच काम कर रहे हैं, आपके लिए हॉस्टल बन रहा है, और इस तरह के हॉस्टलों से निश्चित तौर पर समाज की दिशा बदलने वाली है। बस आपको मेहनत करनी है। लेकिन इस मेहनत के रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, और उन बाधाओं को हम कैसे दूर करेंगे? एक बाधा है, अभी कहा गया कि सबसे पहले आप सबने मत्स्य भगवान की जय बोली।
आप ये बताइए कि ये मत्स्य भगवान कौन है, कहां से आए हैं, और उनके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी सामाजिक श्रेणी, हमारा वर्ण कौन सा होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, इस उम्र में जो जज्बा है, जिस तरह से एकजुटता है, लेकिन क्या हमको मत्स्य भगवान के रास्ते जाना है या हमको बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह के रास्ते जाना है। कल 3 जनवरी को हमारे 2 पुरखों की जयंती थी, सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह। जयपाल सिंह वो शख्स है जिन्होंने देश के आदिवासियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग जरूर जानते होंगे कि भारत को ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले, भारत की ओलंपिक की हॉकी टीम के कप्तान, जिसको 1928 में गोल्ड मेडल मिला, उसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा एक आदिवासी। लेकिन हमको उनके बारे में नहीं बताया गया। उनका महत्व सिर्फ यही नहीं है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका महत्व यह है कि देश की संविधान सभा में देश के आदिवासियों की तरफ से वो बोल रहे थे। आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके मोबाइल में रील देखते हैं, बहुत सारी और चीजें देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके जयपाल सिंह के भाषण पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि देश के इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने जयपाल सिंह कैसे देश के आदिवासियों की आवाज बुलंद कर रहे थे। संविधान सभा में आज जो हमें अधिकार मिले हैं और जिस तरह से हम पूरे आत्मसम्मान के साथ जी पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, उसमें संविधान सभा में हमको हक दिलाने वाले शख्स का नाम जयपाल सिंह है। उसी कड़ी में कप्तान छुट्टल नाल का नाम है। लेकिन अगर हम मत्स्य भगवान के रास्ते चलेंगे तो हम शूद्र वर्ण के अंतर्गत ही आ पाएंगे और हमारा पेशा होगा कि हम दूसरों की चाकरी करेंगे, उससे आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको चुनना है कि हम कप्तान छुट्टनलाल, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा और बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते चलेंगे या यहां पर हम मत्स्य भगवान का, मीन भगवान का मंदिर बनाने की कल्पना करेंगे। इसमें से हमको चुनना है और चुनना पड़ेगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि इस वक्त देश के आदिवासी और दलित, उनको एक नई सांस्कृतिक जकड़न में जकड़ने की कोशिश हो रही है। उनको धार्मिक अंधविश्वासों में फंसाया जा रहा है, सायास फंसाया जा रहा है। कहने को सनातन सनातन सनातन, सनातन में कहां हो आप? जरा अपना इतिहास उठाकर देखिए, कौन से वर्ण में आप आते हो? जिस वर्ण में आप आते हो उसके अनुसार आचरण करने को कहा जाएगा तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। हम बराबरी चाहते हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश पर पहला अधिकार हमारा है। और ये संविधान सभा में जयपाल सिंह ने कहा, इसी बात को हमको यहां पर दोहराने की आवश्यकता है। सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं है ये मीन भगवान के मंदिर, कितने अंधविश्वास हमारे जीवन में भर दिए गए। आज से 30 साल पहले कोई करवा चौथ नहीं जानता था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी को मेरी कोई जन्मपत्री कुंडली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके बिना मैं देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पहुंच गया, दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया। लेकिन अब देखिए घर घर में करवा चौथ हो रहा है। बच्चा पैदा होता ही पंडित जी को बुलाओ, प्लॉट लिया है पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकलवाओ। अरे किस दिशा में आप जा रहे हो? ये हमारा इतिहास नहीं है और इससे हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैं हमारे साथी नरेश जी को भी ये निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं, बाकी तय तो वो खुद ही करते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि विचारों में अगर आप भगत सिंह का नाम लेते हैं तो विचारों में थोड़ी और स्पष्टता की आवश्यकता है। भगत सिंह को हमने भी पढ़ा है, भगत सिंह को हम भी आदर्श मानते हैं और मेरे ख्याल से जवानी के दिनों में अगर कोई भगत सिंह को आदर्श नहीं मानता तो उसकी जवानी ही बेकार है। भगत सिंह को हर कोई आदर्श मानता है। उन्होंने एक लेख लिखा जब वो जेल में थे, मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट, दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने एक एक तर्क का, जिसको कुतर्क का, अच्छी तरह से जवाब दिया है कि किस तरह से भगवान है या नहीं है, इसको लेकर के हमको चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। ये जनता आपकी ताकत है, मंदिरों में आपकी ताकत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको साथ में लेकर मत चलिए, सबको साथ में लेके सभी जातियों को, धर्मों को साथ में रखिए, लेकिन आपकी ताकत ये लोग हैं जो आपके साथ खड़े हुए हैं, दिन रात खड़े हुए हैं। ये प्यार, ये सम्मान, ये स्नेह हर किसी को नहीं मिलता। आप बहुत भाग्यवान हैं, सैकड़ों वर्षों में किसी एक को इतना प्यार और सम्मान मिलता है, आपको मिला है। इसी ताकत के साथ आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन विचारों में एक स्पष्टता लाइए।
क्योंकि बहुत डर लगता है। जब कोई संशय होता है तो फिर जब आप विधानसभा जाएंगे, बहुत सारे मामलों में आपको फैसले लेने पड़ेंगे, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में। तब हम चाहते हैं कि आप मजबूती के साथ आदिवासी दर्शन, हमारे पुरखों के साथ खड़े हों, बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल सिंह और कप्तान छुट्टनलाल की विरासत के साथ खड़े हों, और हमें आप पर गर्व हो। हम नेशनल मीडिया में आपको डिफेंड करें कि ये हमारा भाई नरेश है और ये हमारा नेता है, ये जनता की आवाज है, जनता की आत्मा है, जनता का प्यार और विश्वास है इसके साथ में। वो स्पष्टता की आवश्यकता है और वो हम सबको लानी है। इसलिए धार्मिक अंधविश्वासों से बचें, इससे किसी का भला नहीं होगा। आप कार्यकारण संबंध को समझिए। जिन घरों का भला हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, वो कोई दई देवता से नहीं बढ़े हैं। उन घरों के बच्चों ने पढ़ाई की है और हमारे पुरखों ने हमें संविधान में विशेष प्रावधान कराए, उससे हमारी जिंदगी बदली है। वरना मंदिरों में तो ढोकते रहो आप, हजारों साल तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरा, एक बात की और स्पष्टता की आवश्यकता है कि हमारे, देखिए, जब आप राजनीति में होते हैं, समाज नीति में होते हैं, तो आपको तय करना पड़ता है कौन लोग आपके साथ है। जिन हथियारों का आप उपयोग करते हैं, उन वो हथियार कैसे होने चाहिए। जब कोई नेता बाहुबल, धनबल और मीडिया बल से अगर विधानसभा और संसद में पहुंचेगा तो फिर वो उन्हीं के लिए काम करेगा। आप जानते हैं कि अरावली खतरे में है। आप जानते हैं कि तरह तरह के जो ये बांध है, हमारा डूंगरी बांध और बहुत सारी परियोजनाएं, इससे आम लोग खतरे में हैं। इन परियोजनाओं से नेताओं को क्या फायदा होगा? नेताओं को ये फायदा है कि उनके उद्योगपति मित्रों को वो फायदा पहुंचाना चाहते हैं। क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव में उनसे पैसा लिया है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, पैसा उद्योगपति देते हैं, तो उनको अरावली सौंप दो, उनको डूंगरी बांध सौंप दो, गांव उजड़े तो उजड़े। इसलिए राजनीति में और समाज नीति में होने पर हमको ध्यान रखना है कि क्या हम पारंपरिक किस्म की राजनीति कर रहे हैं, यानी धनबल, बाहुबल और मीडिया बल से, या हम जनबल से और समाज बल से आगे बढ़ रहे हैं। हमको जन बल से आगे बढ़ना है, हमको इस बाहुबल को हराना है। इसलिए जो हमारी तरफ देखे, आजकल जो हमारा पूरा इलाका है, बहुत सारे युवा हैं जिनको नशे की लत लग गई है, जिनको गैम्बलिंग की लत लग गई है। गेम खेलते हैं और हजारों लाखों रुपए हार जाते हैं, पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। और नशे की लत लग गई है, वो ड्रग्स के लिए किसी का खून भी करने को तैयार है। इनके लिए हमारे पास में क्या योजना है? क्या आपकी समाज नीति में, आपकी राजनीति में इनके लिए योजना है, या ये सिर्फ भीड़ है? मेरे ख्याल से हमको इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जो आप हॉस्टल बना रहे हैं, निश्चित तौर पर हॉस्टल बनेगा और सही मार्गदर्शन मिलेगा तो वो सब लोग जो नशे की लत में है उसको छोड़ करके, जो गैम्बलिंग की लत में है उसको छोड़ करके और इन हॉस्टलों में आकर के पढ़ेंगे। और हमारे भामाशाहों का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हॉस्टलों के लिए अपने जीवन की कमाई दान की। तो इससे क्या होगा? इससे गरीब बच्चे आएंगे और वो गलत दिशा में जाने से बचेंगे। वो गलत दिशा में इसलिए जा रहे हैं कि आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो रही। उनकी पूर्ति, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। तो हमको ये भी सोचना है कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर की दिशा में जाना है। और मैं नरेश जी से और रामनारायण जी से निवेदन करता हूं, आप राजनीति में सक्रिय हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए मुद्दा उठाइए। क्योंकि अब हमारे समाज को आप देखिए, सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर जगह ठेका की प्रथा आ गई है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिन भाइयों ने अपने अपने व्यवसाय शुरू कर दिए, बहुत अच्छा किया है, लेकिन हर कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। आदिवासियों के खून में व्यवसाय नहीं है, बहुत सरल सीधे लोग हैं। इसलिए हमको निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। और ऐसे बड़े मंचों के माध्यम से अगर हम आह्वान करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हम रिजर्वेशन के अधिकार को लेकर रहेंगे। और ये इसलिए हमारा अधिकार है कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं सरकार से सस्ती जमीनें और बहुत सारे सस्ते ऋण के आधार पर बनी हुई है। इसलिए उन संस्थाओं पे हमारा भी बराबर का अधिकार है और उन संस्थाओं में SC ST OBC का भी उतना ही अधिकार है। उन संस्थाओं में हमारा दखल होना चाहिए और हमारे नेता इस मांग को उठाएं। पूरा समाज आपके साथ खड़ा होगा, मेरा पूरा विश्वास है। इन बातों पर विचार करें, जो बातें अच्छी लगे उनको जीवन में अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।